टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर अपन सारी चीजें देख लेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक बार बताया था कि एक जो होता है ना अपना जो श्वसन होता है वो एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ना, और एक होता है इंटरनल, है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जैसे आपकी जो नासा गुहा से लेकर आपकी जो कुपिकाएं होती है ना, वहां तक वायु को पहुंचाना वो होगा आपका एक्सटर्नल वाला। और इंटरनल वाला क्या होगा, वहां से जो ऑक्सीजन है उसको रक्त के थ्रू कहां तक ले जाना, आपके उत्तकों तक, है ना। और उस उत्तक के पास जाने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है कोशिकीय श्वसन, या फिर उसी को बोलते हैं अपन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। ये मैंने आपको आगे बताया था, है ना। अब अपन आपकी जो ऑक्सीजन है ना वो कहां पहुंच गई है, आपके उत्तक के पास, है ना। तो आपके जो उत्तक होते हैं वो किन से मिलके बने हुए होते हैं, तो बने होते हैं कोशिकाओं से, है ना। तो अब यार मान लो ये आपकी एनिमल सेल है ना। अरे ये मनुष्य की कोशिका है एक, है ना। कोशिका के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, है ना, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले जो आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वहां पे पहुंच गया आपका ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन को वहां जाने के बाद क्या होता है, जो जो ग्लूकोज रहता है ना, ये ग्लूकोज कहां से आया, तो इस श्वसन के आगे वाला जो अध्याय होता है ना वो होता है पाचन तंत्र, है ना। तो उस पाचन तंत्र में आप पढ़ोगे कि आपका जो रक्त है उसके अंदर क्या पहुंचा दी जाएगा, ग्लूकोज को, है ना। एक सबसे छोटा इकाई होती है किसकी, अवशोषण की, है ना, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज, अब इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ये सब आप जानते होंगे, क्या होता है बोलो, सॉरी, C6H12O6, यही होता है ना, C6H12O6। अब क्या होता है, कितने कार्बन है ये बताओ मेरे को। तो यहाँ पे कार्बन के नंबर जो है ना वो कितने हैं, 6 है ना। कार्बन के नंबर कितने हैं, 6 में रेड रेड कलर में लिख दिया 6। अब क्या होता है देखो, ये ग्लूकोज जो था ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है पार्युविक एसिड में, है ना। काय के अंदर, पार्युविक एसिड के अंदर, है ना। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है और कौन ऐसा कर रहा है ना, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा इसके लिए हो रहा है क्योंकि अपन को बनानी है ऊर्जा, है ना। मैंने श्वसन जब स्टार्ट किया था, शुरू किया था, उस टाइम आपको बताया था कि अपन श्वसन क्यों कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अपन ने जो ग्लूकोज खाया है, जो सॉरी अपन ने जो भोजन खाया है उससे अपन को क्या मिले, ऊर्जा मिले, है ना। अब वो ऊर्जा मिलेगी कैसे, इस ग्लूकोज से। अब ये ग्लूकोज भी क्या होता है, जब छोटे छोटे भागों में टूटेगा तब अपन को एनर्जी मिलेगी। मैंने उस टाइम बताया था आपको कि कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये कार्बन होते हैं 1 2 3 4 5 और ये कितने हैं 6, है ना, ये ग्लूकोज है। अब क्या होता है कि किसी दो कार्बन के बीच में बंध जो बनता है ना उसके लिए आपको उसको ऊर्जा देनी पड़ती है ना। अगर इन दोनों के बीच में ये बंध बनाने के लिए अगर मेरे को ऊर्जा देनी पड़ती है, तो अगर मान लो ये बंध टूटेगा तो मुझे वो एनर्जी वापस मिल जाएगी ना, मुझे वो ऊर्जा वापस मिल जाएगी। तो वहां पे अपन यही कर रहे हैं, इस ग्लूकोज को क्या करेंगे अपन, छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, है ना। उससे अपन को क्या मिलेगी, एनर्जी, है ना। अब इसको तोड़ने के लिए रोल किसका होता है, तो भाई आपने अभी क्या किया, श्वसन किया ना। तो श्वसन के थ्रू वायुमंडल से वायु आपके शरीर के अंदर आ गई, उसी ऑक्सीजन का यूज करके अपन इस ग्लूकोज को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। तो पहली प्रक्रिया देखते हैं, इसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस। अब क्या होता है कि एक होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी और दूसरा वाला होता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में ये यहां जितनी साइकिल बताऊंगा ना, जितने वक्र बताऊंगा ना, ये सब आप वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 1 बाय 1 एक एक स्टेप्स में, है ना। तो यहां पे अपन तीन चीजें, चार चीजें देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या क्या है, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन चारों चीजों को अपन क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखा कि ये ग्लूकोज काय में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में।
क्वेश्चन बनता है कि भाई ये ग्लाइकोलिसिस होती कहां पे है, तो होती है आपके साइटोप्लाज्मा के अंदर। जो आपका जो साइटोप्लाज्मा होता है ना, उसको बोला जाता है इट इज द मेन अरीना ऑफ द सेल, है ना। अरीना मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसी जगह जहां पर सारी सेल की जो प्रतिक्रियाएं होती है ना, उसको बोला जाता है। तो आपका जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कहां पे कन्वर्ट होगा, तो वो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। किस प्रक्रिया से होगा, तो ग्लाइकोलिसिस। इतना सबको क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, एक एरो इधर बनाया और एक एरो इधर बनाया, है ना। इसको मैं बोलता हूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एनएरोबिक। और इसको मैं बोलता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि जब कोई श्वसन ऑक्सीजन के होते हुए या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब यहां पे जो ये ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है, पाया जाता है, तभी होता है ना। बट अगर ये दूसरा वाला केस क्या है, एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब जहां पे ऑक्सीजन नहीं हो, है ना, ऑक्सीजन नहीं हो, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है ना। जब ऑक्सीजन नहीं है तब भी जो रिस्पायर करते हैं ना, उनको बोलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। अब देखते हैं कि क्या होता है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, वो मेनली क्या होता है कि बहुत जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उनके अंदर होता है। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये बड़े बड़े जो जीव होते हैं उनके अंदर होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, छोटे भी तो जीव ही है ना, बड़े भी जीव है, उनके अंदर भी तो होना चाहिए। अब भाई आप कंपेयर करो कि एक चींटी को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है या अपन को, है ना। इससे पता चल जाता है ना। अरे एक चींटी इतनी सी होती है, छोटी सी, है ना, चिरकुट समान, है ना, तो उसको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकताएं पड़ती है। बट यही देखा जाए तो अपन, है ना, हम हो गए, है ना, तो हमको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो वही चीज, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि एक टाइम पे कम से कम 36 से 38 एटीपी, कितनी, 36 से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बट यही देखा जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये कम से कम बस खाली 2 एटीपी, कितनी, 2 एटीपी। अब देखा जाए तो इस 36 और 38 की कंपेयर में ये तो बहुत कम है ना, खाली 2, है ना। इसी के लिए क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनके अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जहां पे ऑक्सीजन पाई जाती है उसके बाद श्वसन होता है ना। और कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनके पास, अब आप ऐसा बोलोगे कि सर अगर ऑक्सीजन रही तो भी क्या ये श्वसन करेंगे, हाँ करेंगे, है ना। दोनों ही कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन रहती है तो भी करेंगे और ऑक्सीजन नहीं रहती तो भी करेंगे, है ना। तो अब अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं कि इसमें क्या है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उस टाइम दो चीजें बनती है। किससे बनती है, तो भाई इस पायरुविक एसिड से। अब मैं पायरुविक एसिड को बता देता हूं कि पायरुविक एसिड जो रहता है ना, अब इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, है ना। पायरुविक एसिड जो रहता है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। अपना जो पायरुविक एसिड था वो कितने कार्बन का था, 3 कार्बन कंपाउंड था, है ना। अब देखो कि ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6, और अब बच कितने गए, 3, है ना। मतलब 3 कार्बन कहीं ना कहीं कहा हो गए, अरे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर हो गए होंगे, है ना। उससे अपन को क्या मिल गई होगी, एनर्जी। अरे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर हो गए होंगे मतलब, अरे भाई उत्तक के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन अवशोषित हो जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही नहीं कि जादू बैठा हुआ है अंदर जो बार बार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा। ये जो कार्बन कम हो रहे हैं ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कहा जा रहे हैं, आपके कुपिकाओं के पास और वहां से बाहर, है ना। आ रहा है समझ में। तो अब क्या हुआ कि पायरुविक एसिड कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। अब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, उस टाइम क्या होता है, आपके पास नहीं मतलब हमारे अंदर तो ये वाला होता है भाई, ये वाला नहीं होता है। ऐसा कभी सोचा है कि 2 मिनट सांस नहीं लेता हूं तो मेरी बॉडी में 200 ग्राम एनर्जी बन जाएगी, भाई ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा करने का ट्राई भी मत करना वरना एक अच्छी सी फोटो लग जाएगी, है ना। वही चीज है। अब क्या हुआ, आपका जो पायरुविक एसिड था वो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के नहीं होते हुए
दो चीजें बनाता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो जीव है क्या, है ना। किसी के अंदर इथेनॉल बनाता है ना, C6H5OH, है ना। OH मतलब ये अल्कोहल ग्रुप है ना, मतलब इथेनॉल अल्कोहल है ना। अब उसके बाद लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और कुछ बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बाहर आती है, कितनी, 2 एटीपी, है ना। बट ये क्या होता है, इतनी ऊर्जा में इनका जो है ना जीवन यापन हो जाता है ना, मतलब इनको जितनी आवश्यकता होती है वो इतने में इनकी पूरी हो जाती है ना। अब उसके बाद बात आती है हमारी, है ना, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के होते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब एनर्जी कितनी बनती है वो देखते हैं, 36 से 38 एटीपी, है ना। अब क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन कहां आएगी। अब ये जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ना भाई, ये है क्या, सबसे पहले वो देखते हैं, वरना आप बोलोगे सर कुछ भी पढ़ा रहे हो, है ना, हमको पागल समझाए क्या। तो भाई ऐसा नहीं है ना। वो आपको कोई बोलता होगा वो बात अलग है ना। अब देखते हैं क्या हुआ कि आपकी जो आप हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी 3 मेम्ब्रेन होती है ना, सॉरी 2 मेम्ब्रेन होती है ना, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, है ना, 2 झिल्लियां होती है। एक जो बाहर वाली होती है ना, सबसे बाहर वाली ये इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, है ना, और उसके अंदर वाली ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं सिस्टर्न बोला जाता है। ये जो है ना, ये जो ऐसे फोल्ड्स है, इसको बोलते हैं सिस्टर्न, है ना, सिस्टर्न। अब क्या होता है कि ये जो होते हैं, और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको भी मैं एक नाम दे देता हूं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, है ना। ये बीच वाला स्ट्रक्चर जहां पे ये क्रेब्स साइकिल लिखा हुआ ना, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। ये सिस्टर्न्स होते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और अंदर वाली को बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना। अब होता क्या है, यहां देखो, आपकी ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली झिल्ली और ये अंदर वाली झिल्ली, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, एक जगह होती है, जिसको बोलते हैं प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना। मतलब आपकी जो बाहर वाली झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली के बीच में कुछ स्पेस होती है ना, जहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। अब यार ये लिंक रिएक्शन क्यों हो रही है, पहला क्वेश्चन ये जाता है कि ये लिंक रिएक्शन क्यों होती है। ये इसके लिए होती है क्योंकि ये आपका जो पायरुविक एसिड है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन को तो पार करके आ जाता है ना, मतलब उसके लिए परमिएबल होता है ना, उसको पार करके आ सकता है। बट ये पायरुविक एसिड इस अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता है ना। पायरुविक एसिड जो रहता है वो इम्परिमेबल होता है, किसके लिए, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए, अंदर वाली झिल्ली के लिए, है ना। तो अब उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए क्या होता है, एक लिंक रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ना। अब एंजाइम का क्या काम है, तो या तो किसी क्रिया को बढ़ाता है, या फिर कम करता है, या फिर तोड़ने का काम करता है। तो आप जब पाचन तंत्र पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ोगे, और उसके अंदर आप देखोगे कि हर एक एंजाइम अलग अलग तरीकों से प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को तोड़ने का ही काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जो एक होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, या फिर इसको ऐसा भी बोला जाता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि भाई ये एंजाइम को यही नाम क्यों दिया। पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड, और डी कार्बोक्सिलेशन या फिर डी कार्बोक्सीडेस, है ना। डी लगना मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को कहां निकालना है, बाहर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को कहां निकालना है, आपके उत्तक से बाहर निकालना है, कुपिका, और कुपिका से आपके वायुमंडल के अंदर, है ना। अब ऐसा कैसे, कौन कर रहा है, तो ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिडेस या फिर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन का क्या काम होता है कि इस पायरुविक एसिड में से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। अब ये डीकार्बोक्सिडेशन का मतलब ही वही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। तो भाई अपन कुछ इस तरीके से इस कार्बन डाइऑक्साइड को
बाहर निकाल देते हैं, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई। अब देखो पायरुविक एसिड के अंदर कार्बन कितने, 3, है ना, तो यहां मैं लिख दूं 3 कार्बन। बट अब एक कार्बन तो यहां से बाहर हो गया, बचे कितने, 2। तो फिर जो बनता है ना वो बनता है एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। क्या नाम दिया है इसको अपन ने, एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ना, इसके अंदर शक्ति होती है, मतलब इसके अंदर पावर होती है, शक्तिमान होता है, जो कि ये इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर आ जाता है। आ गया ना। अब इसके अंदर कार्बन कितने हैं ये बताओ, तो इसके अंदर 2 कार्बन है। यहां पे देखा, देखो अब कार्बन के नंबर कम होते जा रहे हैं। आपके ग्लूकोज में 6 थे, पायरुविक एसिड में 3 हुए, फिर पायरुविक एसिड को अपन ने लिंक रिएक्शन से पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज या फिर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू काहे में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम, अब ये बताओ कि क्यों किया, क्योंकि ये पायरुविक एसिड जो था ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मतलब अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को पार नहीं कर पा रहा था। इसके लिए लिंक रिएक्शन के थ्रू अपन ने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट, है ना। अब इसको चेंज कर लिया, बदल लिया। अब ये क्या होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम जो 2 कार्बन वाला है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर आसानी से आ जाता है ना। ये अंदर आ गया, कार्बन कितने हैं अब इसके पास, 2 कार्बन। ठीक है, इतना क्लियर है, कॉपी करो। अपन कहां तक आ गए थे कि ये आपकी क्रेब्स साइकिल, है ना। तो क्रेब्स साइकिल जो थी उसमें अंदर अपन ने देखा था कि ये एसिटाइल कोएंजाइम जो था ये अब जाता है आपकी क्रेब्स साइकिल के अंदर या क्रेब्स चक्र के अंदर, है ना। अब यार इसकी पहले डिटेल स्टडी देखते हैं कि यार क्या होती है, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या काम करती है ना। तो ये जो क्रेब्स साइकिल होती है ना, एक एडोल्फ क्रेब करके, है ना, एक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, जिन्होंने इसकी खोज करी थी, उनका नाम था एडोल्फ क्रेब, है ना। तो उन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया है क्रेब चक्र या फिर क्रेब साइकिल, है ना। इसी चक्र को 3 और नामों से जाना जाता है ना, 3 और नाम। कौन कौन से 3, तो एक होता है CAC, है ना, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। कौन सी, सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल। ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब ये पूरी प्रक्रिया होती है ना, ये आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे उस टाइम एक पूरी चक्र जो होगा उसमें देखोगे कि इस एसिटाइल कोएंजाइम से पहला जो प्रोडक्ट बनेगा ना, फर्स्ट वाला, इससे जो पहला बनेगा वो होता है सिट्रिक एसिड। इसी के लिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं TCA, है ना, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या नाम दिया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब देखो इस नाम से ही पता चलता है कि क्यों ऐसा बोलते हैं। ये जो सिट्रिक एसिड होता है ना, इसके अंदर होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है भाई, तो क्या होता है, एक कार्बन के साथ 1 2 और 3, है ना, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। कैसा वाला, कार्बोक्स, है ना, ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना। जैसे क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो सारी चीजें देखोगे, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है। तो अब देखो ट्राई मतलब 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इस सिट्रिक एसिड के अंदर, है ना। इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक और नाम है भाई इसका, इसका क्या नाम है, एम्फिबोलिक पाथवे, है ना। एम्फिबोलिक मतलब एक वर्ड देता हूं आपको, जिसे बोला जाता है ना एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। किसको बोलते हैं, अरे थेलोफाइटा को, है ना, बोला जाता है ना एम्फीबियन ऑफ, एम्फीबियन मतलब ऐसा जो जमीन पर भी रहता हो और पानी में भी रहता हो। अब इस एम्फीबोलिक के लिए ऐसा नहीं है कि पानी में भी साइकिल होगी और जमीन पे भी होगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऐसा है कि जैसे मैंने जब अध्याय स्टार्ट किया था उस टाइम बोला था कि केटा मेटाबॉलिज्म होता है, केटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, है ना। अरे कुछ ऐसा बताया था भाई,
मेटाबॉलिज्म बराबर केटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। केटा मतलब ऐसा बोला था ना, एक से दो में टूटना, है ना, और एनाबॉलिज्म मतलब दो से मिलके किसी एक का बनना, है ना। अब इस पूरी जो क्रेब्स साइकिल है ना, यहां पे ऐसा ही होता है। यहां पे जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है ना, ये टूटता है और किसको बनाता है, तो ये एटीपी को बनाता है, एनर्जी को बनाता है ना। आ रहा है समझ में। अब अपन यहां आ जाते हैं, है ना। अब क्या होता है, अब बता दो एक बार और, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसने डिस्कवरी करी थी उस नाम पे, और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ट्राई कार्बोसिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से, या फिर एम्फिबोलिक पाथवे के नाम से, है ना। सारे नाम क्लियर है, हर एक को मैंने क्लियरली बता दिया। अब आते हैं अपन क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल जब स्टार्ट होती है ना, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, कुछ वाटर बाहर निकलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज तो भाई ये तीनों है, क्या है, FADH2, NADH2 और GTP और ATP। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, तो ये जो है ना FADH2 है, NADH2 और GT है, या फिर इसी GTP को बोला जाता है ATP, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो है ना, ये तीनों एनर्जी के फॉर्म से, अब कैसी एनर्जी के फॉर्म है ये मैं आपको बताता हूं, है ना। इतने कॉपी करो। अब अपन देखते हैं कि आपका जो FADH2 और NADH2 और ये GTP क्या है ना। तो GTP का मतलब तो बता रखा है कि ये ATP का फॉर्म है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। वैसे ही NADH2 क्या है, तो NADH2 जो होता है, NADH जो होता है वो होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और आपका आपका जो FADH2 क्या होता है, ये होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, तो ये क्या है कि जब आपकी ये जो क्रेब्स साइकिल होती है ना, जब ये क्रेब्स चक्र होता है उस टाइम ये सब चीजें जो रहती है वो बाहर निकलती है। तो क्या होता है कि ये जो FADH2 है ना, ये कितनी एटीपी बनाता है, तो FADH2 है ये बनाता है 2 ATP। एक सेकंड, हाँ, कितनी एटीपी बनाता है, तो 2 ATP। और ये कितनी बनाता है, ये 3, है ना, ये 3 ATP बना रहा है, 2 ATP बना रहा है, और ये तो 1 ATP, है ना, ये 1 ATP। ठीक है, कहीं ना कहीं एटीपी जो होता है ना, एटीपी को बोलते हैं ना अपन करेंसी ऑफ सेल, है ना, किसी सेल की करेंसी होती है ना, उसी को बोला जाता है, या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं अपन, है ना, जो कि ऊर्जा को स्टोर करके अवशोषित करके रखता है ना, कौन, एटीपी, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर NADH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना। FADH2 का फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब क्या होता है, ये NADH2 और FADH2 को भेजा जाता है कहां पे, अभी देखो ये ATP नहीं है, अभी ये FADH2 है और ये NADH है। अब क्या करा जाता है, इनको एक ऐसा बैडमिंटन जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजोम। ये देखो ऑक्सी और जोम, है ना कहीं ऑक्सीजन का नाम से रिलेटेड है ना, ऑक्सीजोम। क्या होता है कि जब अपन NADH2 और FADH2 को इस ऑक्सीजोम से निकालते हैं, अब इसको यहां से निकालना मतलब यहां से पार करवाना, क्यों करवा रहे हैं, पहली बात क्योंकि अपन को क्या बनाना है, एटीपी, क्योंकि एटीपी तो है अपना एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मतलब एटीपी के फॉर्म में ही अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा जो रहती है वो अवशोषित होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके लिए अपन को इन NADH और FADH2 को काई में कन्वर्ट करना है, काई में परिवर्तित करना है, तो एटीपी के अंदर। अब इस परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब नाम क्यों बोला भाई इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या होता है कि ये जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है सारी चीजें, है ना। तो ये क्या होता है कि अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे उसमें आपको ये इस इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप 5 कॉम्प्लेक्स देखोगे और हर एक कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये ऑक्सीजोम जो होते हैं, ये जो आपकी सिस्टर्न होती है, इसकी अंदर साइड से बैडमिंटन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये सब कॉपी कर लो।